काला जादू। अपने बेटे रिशु के माथे से टपकते हुए पसीने को देखकर सविता की हालत खराब हो गई। ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ जब रिशु नींद से घबरा कर जागा है। हाय मेरा बच्चा, न जाने किसकी नजर लग गई है तुझे। जब से मेरे बच्चे ने 10वीं के एग्जाम में स्कूल टॉप किया है तब से रोज बुरे बुरे सपने आने लगे हैं। हाँ माँ, मैंने आज फिर से एक काले साए को देखा। वो यहीं मेरी आंखों के सामने खड़ा था। माँ मुझे बचा लो माँ। वो मुझसे कह रहा था कि मुझसे बदला लेगा। माँ कहीं ये प्रशांत। चुप कर, कैसी बात कर रहा है? दोबारा उसका नाम मत लेना। तुझे पता है ना उस प्रशांत ने आत्महत्या कर ली, तो बार बार उसका नाम मत लिया कर। मम्मी, क्या सच में प्रशांत ने आत्महत्या की थी? चुप कर, बहुत सवाल पूछता है आजकल। और फिर रात के वक्त सविता के पूरे घर में एक अजीब सा काला धुआं छाने लगा। गहरी नींद में सोई सविता की जैसे ही आंख खुली उसका दम घुटने लगा। वो दौड़कर रिशु के रूम की तरफ गई जहां उसके दरवाजे पर घूमती एक काली परछाई देख वो बुरी तरह से घबरा गई। कौन है वहाँ? कौन है? सामने आओ। ये मैं हूँ, तुम्हारी काली करतूत। और अब मैं तुम्हारे बेटे को ले जाने आया हूँ। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। मेरे रिशु को कुछ मत करना। वो परछाई रिशु के कमरे में घुस जाती है। सविता भी उसके पीछे पीछे दौड़ कर जाती है और देखती है कि अब वो साया साफ नजर आ रहा था। वो सर से पैर तक खून में सना हुआ था और उसके शरीर के सारे अंग कटे फटे हैं। क्या चाहिए तुम्हें? तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, लेकिन मेरे रिशु को छोड़ दो। उस परछाई ने रिशु को गर्दन से पकड़कर दीवार के सहारे हवा में उछाल दिया। रिशु जोर जोर से चिल्लाने लगा। माँ बचाओ मुझे, बचा लो माँ, ये मुझे मार डालेगा। माँ मुझे बचा लो माँ। नहीं ऐसा मत करो, मुझे मार दो लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो परछाई रिशु को जमीन पर गिरा देती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। रिशु, मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? कुछ बोल बेटा, क्या हुआ है तुझे? मैं ठीक हूँ माँ। क्या हुआ था यहाँ पर? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तू परेशान मत हो। हम कल ही गांव के बाहर जो तांत्रिक महाराज रहते हैं उनके पास चलेंगे। ठीक है माँ, हम जल्द ही उनके पास चलेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। ये बार बार मुझे डरावने सपने आना, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है माँ? अगले दिन सविता अपने बेटे रिशु को लेकर गांव के बाहर तांत्रिक के पास जाती है। जिस जगह पर तांत्रिक रहा करता था वो जगह बहुत डरावनी थी। चारों तरफ कंकाल और खूब भूतियां नजर आ रही थी। गांव से दूर वीराने में उस जगह पर जोर से आंधी चल रही थी। रिशु ने डर कर अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कैसी जगह है? देख बेटा, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ये तांत्रिक महाराज ही बता सकते हैं। अब यही है जो हमें प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ही सविता और रिशु तांत्रिक की झोपड़ी के अंदर पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तांत्रिक की झोपड़ी के अंदर कई सारे लोग अपनी गर्दन घुमा घुमा कर जोर जोर से चीख रहे थे। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? महाराज, मेरे बेटे को कुछ दिनों से एक डरावनी काली परछाई नजर आती है और कल रात उसने मेरे बेटे पर हमला भी कर दिया। मम्मी हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये जगह मुझे ठीक नहीं लगती। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। रुक जाओ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। क्या कहा? काली परछाई? तुम्हारे बेटे पर किसी काली परछाई ने हमला किया? हाँ महाराज, वो कह रही थी कि वो मेरे बेटे को कुछ कर देगी। कोई उपाय बताइए महाराज, मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तुमने किसी दूसरे के साथ गलत किया है।
तो तुम्हारे साथ भी गलत होकर ही रहेगा। तुमने किसी की जान ली है, किसी को मार डाला है तुमने। नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने किसी की जान नहीं ली। मुझे कोई उपाय बताइए। लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी। मैं तुम्हें अभी उस काली परछाई से मिलवा देता हूँ और वही सारा सच तुम्हारे सामने लेकर आएगा। सविता और ऋषु ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक तांत्रिक की झोपड़ी में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। सविता और ऋषु बुरी तरह से कांप रहे थे। आंखें खोलो और अपने सामने देखो। क्या यही है वो जिससे तुम कल रात को मिली थी? बताओ मुझे। हाँ, इसने कल रात मेरे बेटे के ऊपर हमला किया था। ये उसी लड़के की भटकती हुई आत्मा है जिसे कुछ दिन पहले तुमने मार डाला था। मम्मी, ये महाराज क्या कह रहे हैं? क्या सच में आपने किसी की जान ली है, किसी को मार डाला है? अगर हाँ तो बताइए ना मम्मी, किसको मारा है आपने? किसको? तुम्हारी माँ इतनी आसानी से सच नहीं बताएगी बेटा। इसने एक बच्चे की जान ली है। कहीं उसका नाम प्रशांत तो नहीं महाराज? वो मेरा दोस्त है, मेरा मतलब मेरा पड़ोसी है। सही पहचाना। देखा सविता, तुम्हारा खुद का बेटा भी जानता है कि तुमने किसी के प्राणों की बलि चढ़ा दी और इसीलिए अब उसकी बुरी आत्मा तुम्हारे घर में भटकती है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रशांत हमारे पड़ोसी का बेटा था। हर बार उसके नंबर मेरे बेटे से ज्यादा आते थे और इसलिए मैंने उसके कमरे के बाहर काला जादू किया था, पर मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। तुम्हारे उसी काले जादू वाली गुड़िया के अंदर एक बुरी आत्मा थी जिसने उस बच्चे के दिमाग पर बुरा असर कर दिया और उसी की वजह से उस लड़के ने अपनी बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम। नहीं महाराज, जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं पता था कि प्रशांत अपनी जान दे देगा। प्रशांत की आत्मा इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी है, हमसे बात करना चाहती है। बोलो क्या कहना चाहते हो? मैं जीना चाहता था, बड़ा होकर कुछ बनना चाहता था। आपके बेटे से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। अरे वो तो मेरा अच्छा दोस्त था। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफ करने से मुझे वापस जिंदगी नहीं मिल जाएगी। मेरे माँ बाप आज भी मेरे लिए रोते हैं। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत। और तभी अचानक प्रशांत की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। सविता जोर जोर से रोने लगती है। सुन लिया तुमने? ये तुम्हारे अपने ही किए हुए पाप हैं जो इस तरह से तुम्हारे सामने आ रहे हैं। माँ, ये आपने अच्छा नहीं किया। सिर्फ 10th बोर्ड के एग्जाम में मैं टॉप कर पाऊं, इसलिए आपने मेरे दोस्त के ऊपर काला जादू कर दिया। नहीं मम्मी, नहीं, अब हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी नहीं। मेरे दोस्त की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी मम्मी, कभी नहीं। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। वो लड़का हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता था और इस वजह से हमेशा तुम्हारे मार्क्स कम पड़ते थे। मैंने तो सिर्फ उस पर एक छोटा सा काला जादू किया था बेटा। मुझे क्या पता था कि उसका ये नतीजा निकलेगा। जिस गुड़िया को तुमने उस लड़के के कमरे के दरवाजे पर लगाया था, दरअसल उसके अंदर एक बुरी आत्मा का प्रवेश हो गया था, जैसा कि अक्सर काला जादू करते समय हो जाता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ, आप बताइए मैं क्या करूँ? प्रशांत के घर जाकर उस काली गुड़िया को वहां से निकालकर यहाँ लेकर आओ। मैं उसे आग में जलाकर राख कर दूंगा और उसके बाद प्रशांत की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अगली रात सविता चुपचाप अपने पड़ोसी प्रशांत के घर जाती है।
प्रशांत के माँ बाप प्रशांत की मौत के बाद उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चले गए थे। जैसे ही सविता उस घर के अंदर कदम रखती है, उसका सामना अजीबोगरीब हैवानियत से भरी आवाजों से होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी तरह से चीख रहा हो। सविता जैसे ही प्रशांत के कमरे के बाहर पहुंचती है, वहां पर लटकी हुई गुड़िया के शरीर से खून टपकने लगता है। ये क्या हो रहा है? इस गुड़िया के शरीर से खून क्यों टपक रहा है? सविता हिम्मत करते हुए उस गुड़िया को वहां से उतारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से बहुत भयानक दिखने वाली औरत उसकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर तूने मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश की तो मार डालूंगी मैं तुझे। नहीं नहीं, मुझे तुम्हें यहाँ से ले जाना ही होगा, नहीं तो मेरा बेटा, उसकी जान को खतरा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे इस घर से बाहर ले जाकर दिखाओ। और ऐसा कहकर वो औरत सविता के ऊपर हमला कर देती है और उसे हवा में उछाल उछाल कर जमीन पर पटकती है। लेकिन तभी अचानक मौका देखकर सविता अपने हाथ में ली हुई सुई उसके हाथ में चुभो देती है। हाथ में सुई लगते ही वो औरत जमीन पर तड़पने लगती है। ये क्या किया तूने? ये क्या कर दिया? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तांत्रिक ने मुझे कहा था कि तुझसे जीतने का सिर्फ यही एक तरीका है जिससे मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकती हूँ और अपने बेटे की जान बचा सकती हूँ। और उसके बाद वो डरावनी दिखने वाली औरत एक छोटी सी जादुई गुड़िया में तब्दील हो गई और सविता ने उसे ले जाकर तांत्रिक को दे दिया। तांत्रिक ने जादुई गुड़िया को आग के हवाले कर दिया। एक समय की बात है, एक गांव में चश्मे वाली चुड़ैल का आतंक था। चुड़ैल गांव के लोगों को अलग अलग तरीके से हमेशा परेशान किया करती थी। एक दिन रामू अपने खेत पर काम कर रहा होता है, तभी चुड़ैल वहां आती है। क्या कर रहे हो राजा? और फिर चुड़ैल रामू के हाथ से उसकी कुदाल छीनकर पेड़ पर चढ़ जाती है। हे भगवान! अरे चुड़ैल दीदी, ये तुमने क्या किया? अब मैं काम कैसे करूँगा? अरे जल्दी से उसे नीचे फेंक दो दीदी, अभी मुझे बहुत काम करना है। चुड़ैल रामू की कुदाल नीचे फेंक देती है और वो सीधे रामू के सर पर आ गिरती है। अरे मर गया रे, तेरा सत्यानाश हो। अरे बेवकूफ, तूने ही तो कहा था नीचे फेंक, तो मैंने फेंक दी। चुड़ैल हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। एक दिन गिरधारी अपने दहेज में मिले नए स्कूटर को चलाने के लिए घर के बाहर सड़क पर ले आता है। तभी उसकी पत्नी उसे आवाज देती है। अरे सुनिए जी, आप अपना बटुआ घर पर भूल गए हैं, इसे लेते जाइए। गिरधारी स्कूटर पर चाबी लगी छोड़कर बटुआ लेने घर के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ चश्मे वाली चुड़ैल आ जाती है और स्कूटर पर लगी चाबी देखकर हंसते हुए कहती है। कितना बड़ा बेवकूफ है, स्कूटर पर चाबी लगी छोड़कर चला गया। अब तो इसे मैं चलाऊंगी। और जैसे ही चुड़ैल गिरधारी का स्कूटर लेकर वहाँ से भागने लगती है, तभी गिरधारी उसे देख लेता है और उसके पीछे भागता है। अरे ना समझ चुड़ैल, मेरा स्कूटर लेकर कहाँ जा रही है? अरे मेरा स्कूटर वापस कर दे, कल ही दहेज में आया है। अरे कोई तो उसे पकड़ो। चुड़ैल गिरधारी का स्कूटर लेकर दूर निकल जाती है। इसी तरह आए दिन चुड़ैल गांव को किसी न किसी तरह परेशान करती रहती थी। धीरे धीरे सभी गांव वालों में उस चुड़ैल का खौफ इतना बढ़ जाता है कि कुछ गांव वाले तो उस चुड़ैल की रोज रोज की हरकतों से तंग आकर हमेशा के लिए गांव छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन हरिया
अपनी बैलगाड़ी में बहुत सारा अनाज लादकर उसे बेचने के लिए शहर की ओर जा रहा होता है। तभी अचानक रास्ते में उसे चश्मे वाली चुड़ैल मिल जाती है। हरिया चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा जाता है। हे भगवान, गई भैंस पानी में, ये कमबख्त चश्मे वाली चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब तो ये मेरा सारा अनाज लेकर भाग जाएगी और मेरी साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। हे भगवान, मेरी रक्षा करो भगवान। जैसे ही चुड़ैल हरिया की ओर बढ़ती है, अचानक वहाँ तेज हवा चलने लगती है और आसपास पड़ी धूल मिट्टी उड़ने लगती है। तभी हरिया देखता है कि चुड़ैल को कुछ नहीं दिखाई दे रहा और वो अंधों की तरह ही चलने की कोशिश कर रही है। अरे ये क्या हो गया? अचानक दिन में रात कैसे हो गई? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हरिया समझ जाता है कि चुड़ैल को बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता। वो भागकर गांव जाता है और गांव वालों को चुड़ैल की इस कमजोरी के बारे में बता देता है। तभी गिरधारी कहता है, अरे वाह, क्या बढ़िया खबर लाए हो हरिया। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब हम उस चुड़ैल को अच्छा सबक सिखा सकते हैं। किसी तरह उसका चश्मा हमें मिल जाए, लेकिन उसका चश्मा लाएगा कौन? तभी भीड़ से बाहर निकलकर बब्बन सामने आता है और कहता है, आप सभी गांव वाले चिंता मत करिए, उस चुड़ैल से उसका चश्मा मैं ले आऊंगा, बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। फिर अगले दिन बब्बन एक सूटकेस में कुछ चश्मे रखकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। काफी देर जंगल में चलने के बाद बब्बन थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी अचानक चश्मे वाली चुड़ैल उसी पेड़ से नीचे उतरकर बब्बन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, ए, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? अरे चुड़ैल दीदी, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। चुड़ैल हैरानी से बब्बन से पूछती है, अरे कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? लोग तो मुझे देखते ही भाग जाते हैं और तू मुझे ढूंढ रहा था। अजीब आदमी है तू। अरे चुड़ैल दीदी, मेरी चश्मे की दुकान है। ये क्या, तुमने तो बहुत पुराने जमाने का चश्मा पहन रखा है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें इसी वक्त नया चश्मा दे सकता हूँ। मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया चश्मे हैं। फिर बब्बन चुड़ैल को कुछ चश्मे दिखाते हुए कहता है, ये चश्मा बड़े से बड़े आंधी तूफान से तुम्हारी आंखों को बचाएगा। इसे लगाने के बाद तुम्हारी नजर चील की तरह तेज हो जाएगी। फिर तुम अपने शिकार को दूर से ही देख सकोगी चुड़ैल दीदी। अरे वाह, ये तो बड़े काम का चश्मा है। ला ला, जल्दी से मुझे दे दे। हाँ, अभी देता हूँ। पहले वो अपना पुराना चश्मा तुम मुझे दे दो। मुझे देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा चश्मा तुम्हारे लिए सही रहेगा। चुड़ैल जल्दी से अपना चश्मा उतारकर बब्बन को दे देती है और बब्बन चुड़ैल का चश्मा अपने सूटकेस में बंद कर लेता है। अरे इतनी देर क्यों लगा रहा है? जल्दी से मुझे चश्मा दे। चश्मे के बिना मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या कर रहा है तू? तभी बब्बन हंसते हुए कहता है, अरे बेवकूफ चुड़ैल, अब ये चश्मा तुझे नहीं मिलेगा। बहुत दिनों से तूने पूरे गांव को परेशान करके रखा था। अब भटकती रहे इस जंगल में। आज से तू चश्मे वाली चुड़ैल के नाम से नहीं, बल्कि अंधी चुड़ैल के नाम से जानी जाएगी। मैं तो चला अपने घर। फिर बब्बन चुड़ैल का चश्मा लेकर उस जंगल से गांव लौट जाता है और वो चुड़ैल हमेशा के लिए अंधी बनकर उस जंगल में भटकती रह जाती है, पर फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाती।